हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश गुप्ता वोकेट टॉक कंसल्टेंसी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे गेस्ट हैं इनकम टैक्स के जाने माने कंसल्टेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए पंकज सैनी जी, जिनसे आज हम 43BH जो कि एक नया सेक्शन आया है उसके बारे में इस विषय में चर्चा करेंगे कि किस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है, क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेज इसमें अलाउंस हैं, कौन सा एक्सपेंसेज डिसअलाउंस हैं और इंडस्ट्री को ना इसको लेकर काफ़ी सारी एम्बिग्यूटी है। तो उस सारी एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए आज हम सर से चर्चा करेंगे। तो वेलकम सीए पंकज सैनी जी। थैंक यू आकाश जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। सर, तो जैसे ये नया सेक्शन जो आया है 43BH का, इसको लेकर ना एक इंडस्ट्री में बहुत सारी एम्बिग्यूटीज हैं। आज हम उस पर विषय में चर्चा करते हैं कि ये जो 43BH सेक्शन लाया गया है, इस सेक्शन को लाने के पीछे पर्पस क्या है? एक्चुअली कोविड के बाद से काफ़ी पेमेंट जो कैश फ्लो चलना चाहिए जिस तरीके से वो नहीं चल रहा मार्केट में। तो एमएसएमई पार्टीज़ की गवर्नमेंट के पास सबमिशन था कि हमारी पेमेंट्स होल्ड हो रही है और पेमेंट मूवमेंट नहीं हो रहा, तो हम आगे मतलब वर्किंग कैपिटल के अंदर इनको इशू आ रहा था। तो उसको कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने एमएससी पार्टीज़ जो हैं उनकी हेल्प करने के लिए एक तरीके से ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2023 में पिछले साल इंट्रोड्यूस करा था। तो ये सेक्शंस क्या सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है? मीडियम मतलब पूरी एमएसएमई एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है? नहीं सर, एमएसएमई एक्ट तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों एंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल है, लेकिन जो अपना ये सेक्शन है 43B एच सब क्लोज जो ऐड करा है वो ओनली एप्लीकेबल है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये एमएसएमई एक्ट पे एप्लीकेबल होता है, तो कैसे इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करेगी कि मैं माइक्रो में आ रहा हूँ, स्मॉल में या फिर मीडियम में? तो आकाश जी, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एमएसएमई एक्ट के अंदर, उसमें उनकी डेफिनेशन दी हुई है। एमएसएमई एक्ट बोलता है कि वो एंटरप्राइजेस जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और जिनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ रुपए तक है, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएंगी। और वो एंटरप्राइजेस जिनका टर्नओवर 50 करोड़ तक का है लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी में और इक्विपमेंट में वो 10 करोड़ रुपए तक है, वो आ जाएंगी स्मॉल की डेफिनेशन में। और इसके ऊपर जो जाएंगे, जैसे जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, वो मीडियम एंटरप्राइजेस है। तो ये हमारा सेक्शन जो 43B एच सब क्लोज जो पिछले साल ऐड हुआ है वो ओनली एप्लीकेबल है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, तो मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो जो ये प्रोविजंस 43BH लाया गया है, ये एप्लीकेबल कब से है? ये असेसमेंट ईयर 24-25 नहीं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 अप्रैल 23 के बाद की जो भी परचेज हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है और ऑनवर्ड जो भी आगे साल। जैसा कि अभी आपने परचेज वर्ड यूज़ किया, तो जो इसके अंदर एक्सपेंसेस परचेज हैं, इसमें सारी परचेज मतलब सब चीज़ कवर किया जाती है? ऑल एक्सपेंसेस, चाहे वो रिकरिंग नेचर के हो या कैपिटल नेचर के हो, वो सारे कवर करेंगे या इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं? इसमें जो उन्होंने डेफिनेशन दी है, हमारा 43B सेक्शन स्टार्ट होता है कि वो एक्सपेंसेस जो अदरवाइज अलाउड है वो अलाउड तब होंगे पेमेंट बेस पे। तो वो एक्सपेंसेस जो अलाउड होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं अलाउड होता, तो ये सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अदर देन कैपिटल उनके लिए एप्लीकेबल, उनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो जैसा कि जो एमएसएमई में एक तो जो हमारी इंडस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और मैन्युफैक्चरर्स। तो ये तीनों इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल है, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर, या फिर इसमें भी कोई एक्सेप्शंस हैं? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 43BH के अंदर उन्होंने ऐड करा है वो ओनली सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर को इन्होंने रखा है। तो ट्रेडर के लिए ये 43BH एप्लीकेबल नहीं होता। जो हमारे क्रेडिटर हैं और वो अगर उसमें से ट्रेडर है या रिटेल ट्रेडर हो या होलसेल ट्रेडर, तो उसके ऊपर हमें एप्लीकेबल नहीं करना, उसके लिए हमें चेकिंग नहीं करनी। ओनली दोज क्रेडिटर विच आर आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, और वो उनकी क्लासिफिकेशन अगर एमएसएमई सर्टिफिकेट जो हमें प्रोवाइड करा रहा है उसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, तो उसके ऊपर ही हमें ये एप्लीकेबिलिटी इसकी देखनी है, चेकिंग करनी है। ट्रेडर के लिए हमें 43BH को बाहर कर दिया अभी तक बाहर। तो 43BH को जैसे बाहर कर गया है, तो क्या ट्रेडर एमएसएमई एक्ट में भी बाहर है? मतलब जो एमएसएमई एक्ट में जो उनको पावर्स दी गई हैं, प्रॉपर कवर की गई हैं? नहीं, वो एमएसएमई एक्ट अलग है। एमएसएमई एक्ट के अंदर तो वो उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर जो है, जैसे कि लैंडिंग के अंदर एमएसएमई पार्टीज को कुछ डिस्काउंट मिलता है इंटरेस्ट रेट के अंदर, वो वहाँ रहेगा, उसके लिए नहीं है। हम तो सिर्फ 43BH की बात कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बाहर रखा है ट्रेडर को और मीडियम एंटरप्राइजेस को। ओके सर, जैसा ये आप वर्ड बार बार यूज कर रहे हो, अलाउंस, डिसअलाउंस, ये क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में। अलाउंस का मतलब है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपका
फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर प्रॉफिट आया 10 लाख रुपीस, ठीक है, और आपकी बैलेंस शीट के अंदर 31 मार्च 24 को ऐसे क्रेडिटर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वो आउटस्टैंडिंग है, और ड्यू डेट जो उनकी पेमेंट की थी जो एमएसएमई एक्ट के अंदर उन्होंने दी है वो आप एक्सीड कर चुके हो, जैसे 15 डेज और 45 डेज विच एवर, तो वो आपके क्रेडिटर की वैल्यू आपकी प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दी जाएगी। जैसे सपोज वो आपके टोटल वैल्यू आ रही है 5 लाख रुपए और आपका प्रॉफिट 10 लाख रुपए है, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट माना जाएगा असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए कैलकुलेशन के लिए, तो वो आपका 15 लाख रुपए हो जाएगा। आपको 15 लाख रुपए पर इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो देखा जाए तो बिजनेसमैन के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट आ गया, जितने भी एमएसएमई कैटर्स है उनको अगर आपने आपको उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी बिफोर ड्यू डेट। तो ड्यू डेट और अभी पहले आपने जो बताया 15-45, ये 15-45 क्या है मतलब? इसके लिए आपने को जाना पड़ेगा एमएसएमई एक्ट के। एमएसएमई एक्ट का सेक्शन 15 बताता है कि आप एज ए बायर किसी भी एमएसएमई पार्टी से कोई भी माल खरीदते हो या कोई भी सर्विस आपने ली तो उसकी पेमेंट आपको करनी है विद इन 15 डेज ओनली। अब उसके अंदर सेकंड प्रोविजो है कि अगर आप बायर और सेलर आपस में कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं आपको पेमेंट इतने टर्म में दूंगा, जैसे 60 डेज दूंगा या 90 डेज या 30 डेज, तो उसको एमएसएमई एक्ट ने बाउंड करा है कि आप उस ऐसे एग्रीमेंट को सिर्फ 45 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हो। मान लो आप सिर्फ 45 दिन तक ही ऐसे एग्रीमेंट को टाइम लिमिट कर सकते हो, उससे आगे आप उस एग्रीमेंट को नहीं कर सकते। तो आपको 45 डेज मैक्सिमम कर सकते हो अगर आपका एग्रीमेंट है। अगर आपका पार्टी के साथ एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 दिन के अंदर उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो जो ये आप अभी जो आप बता रहे हो कि अगर एग्रीमेंट कर रखा है तो जो अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली, अगर मैं लॉ के अकॉर्डिंगली जाऊँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कि वैलिड एग्रीमेंट है या फिर किसी इस एमएसएमई सेक्शन आने से पहले किसी का कोई एग्रीमेंट था कि जी हम 60 डेज में करेंगे या 90 डेज में करेंगे, उन सब की लीगलिटी खत्म हो गई? नहीं, ये एक अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसके लिए अपने को जाना पड़ेगा एमएसएमई एक्ट का सेक्शन 26 है जो ओवरराइड करता है ऑल अदर एक्ट्स, जो भी इंडिया के एक्ट हैं अदर, उन सबको ओवरराइड करता है। इसका मतलब जो इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी ऊपर है एक तरीके से। ये एक्ट आपका सबसे एक्ट से ऊपर है, इनकम टैक्स से भी ऊपर। ओके, मतलब आपको 45 डेज में आपको करनी ही पड़ेगी, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ओके, और अगर हमने नहीं करी 45 या 15 डेज के अंदर में पेमेंट नहीं करी तो क्या उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं? तो 45 डेज और 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो उन्होंने एमएसएमई एक्ट के अंदर इंटरेस्ट का प्रोविजन का प्रावधान रखा है कि आपको जो भी पेमेंट है जैसे 15 या 45 विच एवर इज एप्लीकेबल, उससे आप एक्सीड करते हो तो आपको उस पार्टी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का क्या रेट रहेगा? इंटरेस्ट रहेगा सेक्शन 16 के अंदर बताया गया कि 3 मल्टीपल ऑफ आरबीआई रेट, जो भी लेंडिंग का रेट है आरबीआई का, उसके 3 गुना आपको ब्याज का प्रोविजन करके और पार्टी को देना है। अगर वो तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो और ये इंटरेस्ट का जो प्रोविजन है जो भी आप कर रहे हो बुक्स में, और ये आपको इनकम टैक्स में भी इवन अलाउड नहीं है। ये एमएसएमई एक्ट ने खुद ही बाउंड कर दिया कि ये खर्चा कहीं अलाउड भी नहीं होगा आपको। मतलब बिजनेसमैन को जो नहीं करती है अगर टाइम लिमिट में पेमेंट, तो उसके लिए काफी हार्श प्रोविजन है। डबल उसके लिए होगा कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको एक तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, साथ में उसका बेनिफिट भी नहीं मिल रहा और हाई इंटरेस्ट है 3 गुना। मतलब मान लो अगर 9% का रेट चल रहा है आपका कोई लिमिट का, तो 27% हो गया अगर 33 के गुना करें तो। अगर जो इंटरेस्ट में अगर किसी का एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट अगर हम इग्नोर कर देते हैं, फॉर से लेट्स से एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि किसी बिजनेसमैन का बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट है, उसने बोला कि मैंने टाइम लिमिट के अंदर 15 और 45 डेज का जो टाइम लिमिट है उसके अंदर मैंने पेमेंट तो कर दी, बट अगर लेटर सपोज मेरे एग्रीमेंट हुआ जो कि मैंने बढ़ा के 30 डेज कर दिया कि अगर मैंने 30 डेज तक आपको पेमेंट नहीं करी तो मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा, और मैं 30 डेज के बाद और 45 डेज से पहले पेमेंट कर देता हूँ। लेट्स से 40 डेज में मैंने पेमेंट कर दी, तो जो 10 डेज का इंटरेस्ट जो मैं 10% दे रहा हूँ, क्या उसका मुझे बेनिफिट इनकम टैक्स में मिलेगा? नहीं मिलेगा, बता दिया आपको नहीं मिलेगा, उसका कहीं भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट इनकम जैसे जो भी आपका जैसे रिसिपिएंट है जो सेलर है उसकी वो इनकम बन जाएगी, उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। सर जैसा जो आप टाइम लिमिट बता रहे हो, अब एक इंडस्ट्रियल क्वेश्चन ये आया था हमारे पास कि अगर किसी भी बिजनेसमैन ने, बायर ने सेम फाइनेंशियल में पेमेंट कर दी, बट उसने एमएसएमई की जो प्रोविजन से 15 और 45 डेज को उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन 31 मार्च से पहले पहले उसको पेमेंट उसने खत्म कर दी क्रेडिटर्स को, 31 मार्च से उसके क्रेडिटर कोई नहीं खड़े हुए, तो क्या उसको डिडक्शंस मिलेंगी?
ये जो 43B(H) सेक्शन है, ये लगता ही ट्रिगर तब होता है जब हमारे बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग एमएससी क्रेडिटर थे। जब Okay. आपने पेमेंट ही कर दी तो 43B(H) के एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ओके उसके लिए हमें नहीं देखना है। बट हाँ, वो प्रोविजन इंटरेस्ट का हमें देखना पड़ेगा कि ड्यू डेट के बाद आपने पेमेंट करी तो इंटरेस्ट का प्रोविजन कर लो। लेकिन 43B(H) एप्लीकेबल उस पर नहीं है जब आपके आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर अगर नहीं है तो। ओके। इसके अलावा एक सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये आया था कि अगर किसी के क्रेडिटर्स खड़े हैं 31 मार्च 2024 को बैलेंस शीट के अंदर और उसने उस क्रेडिटर को चेक से पेमेंट कर दी, 31 मार्च को उसने चेक काट दिया, तो क्या 43B(H) की हम कंडीशंस को फुलफिल मान लेंगे? हाँ, मेरी ओपिनियन में वो अलाउड होगा क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है। वो बैंक रिकंसिलेशन का एक पार्ट रह जाएगा। अगर वो चेक पास हो ही गया तो आपकी तरफ से तो बैंक पेमेंट होगी है, तो वो अलाउड होगा। अगर चेक डिसऑनर हो गया तो फिर उस केस में तो फिर वो आपका क्रेडिटर बन गया ना उस डेट में, वापस हो तब गया वो आ गया, आपका, उस केस में वो फिर disallowed एप्लीकेबल जाएगा। हो जाएगा। ओके। Okay. इसके अलावा जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारे खड़े हुए हैं, जैसे ये सेक्शंस हमने स्टार्टिंग में बात करी, आपने बताया कि 1 अप्रैल 2023 के बाद से ही एप्लीकेबल होता है, बट जो 1 अप्रैल 2023 से पहले के हमारे क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं उसके ऊपर क्या उसके है? ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं है क्योंकि उनका खर्चा हम इस साल में क्लेम नहीं कर रहे हैं। उनका एक्सपेंस तो आप पिछले साल में क्लेम कर चुके हो। तो ये एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 23 के बाद के जो भी इनवॉइसेज हैं, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हैं, उन पे एप्लीकेबल है। इट मीन्स ये है कि 43B(H) मेनली अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंसेस के अलाउंस और डिसअलाउंस के ऊपर उसी की बात करते हैं। डील करता आता है। पेमेंट बेस एक्चुअली से ये सेक्शन जो 43B है, ये है पेमेंट बेस्ड एक्सपेंसेस जो अलाउड होंगे। सिर्फ इनकर कर लेने से, बिल बुक कर लेने से या उससे हमें ये खर्चा नहीं मिलता है। कि हम अब जब उसकी एक्चुअल पेमेंट कर दे देंगे जिससे भी हमने बायर जो सेलर है उसका, तब ये खर्चा एक्चुअली हमें अलाउड होगा। अभी तक क्या था कि H से पहले 43B जो सेक्शन था इससे पहले, उसमें उनकी जो टाइम लिमिट थी वो 31 मार्च तक है, वो सीमित नहीं थी। वो उसको लेके गए थे ITR फाइलिंग की ड्यू डेट से। राइट। जैसे आपका अगर ऑडिट का केस है तो अक्टूबर हो गया, या नॉन ऑडिट है तो जुलाई तक। अगर आप जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर थे 31 मार्च को, उसकी पेमेंट आप ITR फाइलिंग तक भी कर देते थे, तब भी आपको वो खर्चा उसी साल में वो अलाउड कर देते थे। लेकिन ये सेक्शन के ऊपर ये जो सेकंड प्रोविजो है, ये एप्लीकेबल नहीं है। इन्होंने बोल दिया आपको 31 मार्च तक ही पेमेंट करनी है उसकी, आप उसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। ओके। तो जैसे एक्सपेंस अभी आपने अलाउंस की जो बात करी, तो जो एसएससी प्रिजम्पटिव सेक्शंस में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं लाइक 44AD या ADA, क्या उनके ऊपर क्या ये सेक्शंस का कैसे रहेगा? उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। जो प्रिजम्पटिव स्कीम में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे उनके लिए मान लिया जाता है कि 43B की अगर डिसअलाउंस कोई है तो वो दे दी गई है, उसमें ऐड बैक कर दी गई है। वो प्रिजम्पटिव बेस पे 8% या जो भी उसका, जैसे प्रोफेशनल केस में 50% है, उसके अंदर हमें इस सेक्शन का एप्लीकेबिलिटी नहीं देखनी है। सर जैसे ये मैक्रो स्मॉल के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आपने बताई, सारे सेक्शंस के बारे में बताया, तो क्या इसको किसी जैसे टर्नओवर आपने लिमिट्स पे बताई कि कौन मैक्रो है कौन स्मॉल है, तो क्या सिर्फ टर्नओवर के बेसिस पर ही हम मैक्रो और स्मॉल को आइडेंटिफाई करेंगे या फिर इसके लिए कुछ हमें सर्टिफिकेट वगैरह भी गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, कुछ अप्लाई करना पड़ता है? अगर कोई पार्टी जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के अंदर फॉल करती है तो उसको उद्यम पोर्टल जो गवर्नमेंट का है उसके ऊपर खुद को रजिस्टर करना पड़ता है, और वहाँ से एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, MSME सर्टिफिकेट जैसे हम बोलते हैं। वो हम अपने जो भी बायर हैं उसको हम प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बेस पे वो चेक भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने अभी पीछे लिंक दे दिया है जिसमें आप MSME नंबर डालोगे अपनी बायर पार्टी का, तो वो पता चल जाएगा आपको कि वो MSME कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है। तो उसका लिंक हम वीडियो में भी आप दे देना, तो उसमें हम डाल के चेक कर सकते हैं। तो आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना जो भी आपका बायर है उसको कैसे पता चलेगा कि आप क्या किस में फॉल करते हो। मतलब सिर्फ टर्नओवर और उसके बेसिस पे लिमिट नहीं है, आप असेस नहीं कर apply सकते करना- ना, आपको हमें पता apply भी करना कैसे पड़ेगा। चलेगा कि उसका क्या टर्नओवर है। राइट। वो डिक्लेयर करेगा कि जी मैं MSME हूँ, आप Right. तब भी आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। अगर जो उद्यम वाला जो आपने बताया, अगर जो उसका इनवॉइस है सेलर का, उसमें अगर उसने वो उद्यम का नंबर नहीं डाल रखा, तो क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है MSME में? जैसे मैंने बताया, आपको सर्टिफिकेट उससे ऑब्टेन करना चाहिए। अगर वो वो बिल इनवॉइस में नहीं डाला तो इनवॉइसिंग का तो जैसे GST है, तो GST के अकॉर्डिंग इनवॉइसिंग के रूल जो है 36 सेक्शन जो GST एक्ट में एप्लीकेबिलिटी है उसके हिसाब से बनता है, उसमें MSME का कोई जिक्र नहीं है। आपको पार्टी से स्पेसिफिकली डिक्लेरेशन लेके रखना है कि वो MSME नहीं है, आपके पास होना चाहिए। कल को आपकी असेसमेंट होती है तो आपके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप प्रूफ करो कि ये MSME नहीं है। अब वो कल को आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया, आप
आप कह देते हो जी मैं एमएसएमई में इसको नहीं काउंट करता, तो आपके पास बेसिस होना चाहिए, उससे डिक्लेरेशन आपने मेल पे या रिटर्न में कहीं लिया हो आपने। एक सर ना जनरल क्वेश्चन हमारे पास आया था, किसी जनरल पर्सन ने डाला था कि जैसे जिन असेसिस का ऑडिट होता है उनको तो ठीक है, उनके जो भी ऑडिटर्स हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, अलाउंस डिसअलाउंस निकाल देंगे और उसके बेसिस पे उनकी कंपटीशन प्रिपेयर कर दी जाएगी। बट जिन असेसी का ऑडिट नहीं होता, बट वो बिजनेसमैन है, ट्रेडिंग कर मैन्युफैक्चरर हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं और विद इन द लिमिट में है, ऑडिट नहीं हो रहा, तो क्या उन लोगों को भी 43BH की एप्लीकेबिलिटी देखनी पड़ेगी या फिर वो सोच ले कि हम तो बच गए, हमारे पर तो ऑडिट ही नहीं है? नहीं, इनकम टैक्स एक्ट तो सब पे एप्लीकेबल है। ऑडिटिंग अलग प्रोविजन है कि जिसका टर्नओवर 1 करोड़ या 10 करोड़ उससे ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। इनकम टैक्स एक्ट तो सब पे एप्लीकेबल है, जो ITR भरता है, जो भी इंडिया का रेजिडेंट है उसको भरना पड़ता है। असेसर को अपने ऊपर जब असेस कर रहा है तो उसको तो आपको 43 खुद ही डिसअलाउड करना पड़ेगा, उसकी आपको कैलकुलेशन बना के रखनी पड़ेगी कि जी मेरी ये इस साल में मैंने डिसअलाउंस करा है, वो अगले साल में वो मिल जाएगा। जैसे अभी जो पेमेंट, अब ये भी एक क्वेश्चन उठ सकता है कि जो पेमेंट इस साल डिसअलाउड हो गई उसका क्या होगा? हाँ, तो वो उन्होंने 43BH के अंदर बोला है, 43B सेक्शन कहता है कि जिस ईयर में आप पेमेंट कर दोगे वो उस साल में आपको खर्चा मिल जाएगा। जैसे आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई बिल था और वो पेमेंट नहीं करा मार्च तक, ठीक है, और आप उसको जैसे अप्रैल में ही या 1 अप्रैल 24 को ही आपने उसकी पेमेंट कर दी, तो वो खर्चा आपको फिर 24-25 फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर 25-26 में आपको वो मिल जाएगा। ओके तो सर जैसे कि आपने जो बताया, जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, आई होप हम लोगों ने सारे कवर कर लिए हैं। बाकी किसी की भी अगर कोई पेंडिंग क्वेश्चंस बचते हैं तो वो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं, हमारी मेल आईडी पे भी हमें मेल भेज सकते हैं, हम सर से डिस्कशन करके आपको रिप्लाई भेजेंगे। इसके अलावा सर आपके व्यूज़ में अगर मैं आपके ओपिनियन जानना चाहूँ, जो ये 43BH लाया गया है, क्या इससे MSE एंटरप्राइजेज जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा? श्योर, मेरे हिसाब से मेरे कुछ क्लाइंट्स का फीडबैक भी आया तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट का, क्योंकि एक तरीके से जो भी छोटा व्यापारी होता है वो 18% GST अपना भर देता है, उसके पास टाइम लिमिट है ओनली 20 डेज, जो भी वो जैसे इस महीने बिल काटा तो उसको 20 दिन का टाइम लिमिट मिलता है, और क्रेडिट पीरियड है 60 डेज 90 डेज। अब उसकी पेमेंट आएगी 6 महीने बाद, उसको गवर्नमेंट को 18% तो अभी देना पड़ रहा है, उतना तो उसका मार्जिन भी नहीं है। मार्जिन भी नहीं तो है। इस तरीके से मेरे हिसाब से तो ये बहुत हेल्पिंग है, अगर स्ट्रिक्टली सब पार्टियां अगर फॉलो करें और गवर्नमेंट भी इसको अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए तो एक सर्किल बना रहेगा, फंड फ्लो सारे बिजनेस का चलेगा, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव है गवर्नमेंट। सर जो सेक्शंस बताया आपने, अपने व्यूज़ बताए, तो आप हमारे जो बिजनेसमैन हैं, व्यूअर्स हैं, उनको क्या रिकमेंड करते हो कि क्या क्या उनको वर्किंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि 31 मार्च नियर बाय आ गया है? तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि जो भी आपके पार्टीज हैं, जैसे 45 डेज मैक्सिमम खत्म हो रहे हैं, 15 फरवरी तक की जो परचेज है वो 31 मार्च को एक्सीड कर जाएंगे, तो जो भी आपकी 15 फरवरी तक की परचेज हो जाए उनका आप असेसमेंट करो, उनकी कैटेगरी डिवाइड करो कि वो कौन सा MSE है, मतलब माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, उसके बाद उसमें से कौन सा ट्रेडर है, आप उनको एक कैटेगरी में बांट दो, और जो भी इस क्लोज के अंदर फॉल हो रहे हैं उनके साथ आपका एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि विदाउट रिटर्न एग्रीमेंट वो लिमिट आपकी 15 दिन ही मानी जाएगी। हाँ। ठीक है, तो आप उनके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, टर्म एंड कंडीशन का कि जी हमारा क्रेडिट पीरियड इतने दिन का है, आप उसकी पेमेंट की एक साइकिल बना लो कि हमें 31 मार्च तक उसको पे करना है। दूसरा, क्योंकि रिटर्न स्पेसिफिकली उन्होंने MSME एक्ट के अंदर रिटर्न लिख दिया था, वर्बली नहीं कह सकते हाँ इसका तो हमारा यही था, कल को अगर पार्टी डिनाई कर दी कि जी मेरा तो एग्रीमेंट नहीं था, तो हम वहाँ फंस सकते। तो आप उसको पूरा अभी से असेस, क्योंकि 31 मार्च काफ़ी नज़दीक है और ये बहुत बड़ा एक तरीके से इम्पैक्ट डाल सकता है टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर एक SSE की, क्योंकि 1 साल के लिए हमें पैसा ब्लॉक हो गया, हमें तो टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट 30% टैक्स हमसे ले लेगी इसी साल। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप एग्रीमेंट कर लो अपनी पार्टी के साथ, और जो भी आपकी पार्टियां हैं उनके साथ एक MSME सर्टिफिकेट और उनका एग्रीमेंट आप अपने पास रखो फाइल में लगा के, और जिससे कि फर्दर डिसअलाउंस से बचा जा सके। फर्दर डिसअलाउंस से बच सके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनते थे हम लोगों ने कवर अप करें। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन बचता होगा तो वो हमें आप मेल करेंगे, हम थोड़ा सा उस पर और वर्किंग कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।